Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा टॉपिक एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस कुछ ज्यादा ही हैं। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आप इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते रहें अलग अलग टॉपिक्स के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा जिसमें मैं आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व? अगर आपसे कोई भी सिंपल तरीके से पूछे तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो है ना 1+2+3 ये 3 पॉइंट्स बता देना है। आप बता देंगे उसको बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया है जहां पर हम कंजर्वेशन करते हैं। अब आप कहेंगे कंजर्वेशन किसका? कंजर्वेशन हम करते हैं वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उन स्पीशीज को हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं इस एरिया में। ठीक है, और उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, उनके जो इकोसिस्टम है, उसको यहाँ पर कंजर्व किया जाता है। तो बायोस्फीयर एक एरिया है जहां पर कंजर्वेशन होता है। ठीक है, सेकेंड, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया जाता है। मतलब उस एरिया पे कंजर्वेशन तो हो ही रहा है प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। कहने का मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो वहां के रिसोर्सेज है उसको सस्टेनेबल यूज किया जाता है ना। जैसे कि ओवर यूज ना हो, वेस्टेजेस ना हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर ना हो कि आपको अगर पेड़ चाहिए हो तो आप पूरी तरीके से वहां की जो पेड़ है उनको काट डालें। ठीक है, ऐसी हरकतें ना हो वहां पर। तो मतलब वहां पर जो रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। इसमें आपकी फ्यूचर नीड्स भी, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका फायदा ले सके। ठीक है, तो मतलब पहला कंजर्वेशन करना है आपको, दूसरा आपको उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है उस पर्टिकुलर एरिया का, और तीसरा होता है यहां पर कल्चरल प्रिजर्वेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि वहां पर जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, मतलब वहां पर जो लोग रह रहे होंगे, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होंगी, जो लोकल कम्युनिटीज होंगी, उनकी लाइफस्टाइल होंगी, ठीक है, इंडिजिनस लोगों की, है ना, तो उसको हम यहाँ पर प्रिजर्व कर सकें। तो याद रखना आपको, जो इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वहां की लोकल कम्युनिटीज हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है उसको हम कंजर्व कर सकें। मतलब यहाँ पर ह्यूमन बींग भी साथ में रहेंगे। तो ये एक तरीके से एनवायरमेंट, और याद रखिएगा ह्यूमन बींग का कॉम्बिनेशन है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो याद रखना आपको 3 पॉइंट्स, एक है, एक का मतलब है दैट इज कंजर्वेशन, सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड द थर्ड वन इज दैट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जोन्स होते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूं। देयर आर 3 जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व। वो तीनों जोन मैं आपको बता देता हूं। एक होता है कोर जोन, यहां पर देखिए सेंटर में है ना, ये है कोर जोन। तो ये हाईली रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत मेजर केसेस में ही यहाँ पे अलाउ किया जाता है। हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। सेकेंड एरिया जो होता है, ये पूरा आपका याद है कि बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको हम 3 जोन में डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड होता है बफर जोन। यहाँ पर रिसर्च हो गया, आपका एजुकेशन रिलेटेड हो गई चीजें, इको फ्रेंडली टूरिज्म हो गया, वो इन बफर जोन पे प्रमोट किया जाता है। ओके, और थर्ड जोन जो होता है वो होता है ट्रांजिशन जोन। ओके, यहाँ पर जो लोग वहां रह रहे हैं उनको एग्रीकल्चर करना हो, ठीक है, सेटलमेंट करना हो, देखिए घर भी बने हुए हैं, एग्रीकल्चर हो या सेटलमेंट हो या कॉपरेशन लोकल कम्युनिटीज, या देखिए प्रमोटिंग कॉपरेशन बिटवीन लोकल कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना एक तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो आपका ट्रांजिशन जोन में होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है, कोर जोन क्या है, बफर जोन क्या है, ट्रांजिशन जोन क्या है। ठीक है, चलिए, है ना। तो सेटलमेंट, मेनली सेटलमेंट जो है वो ट्रांजिशन में है। ऑफकोर्स बफर में भी कुछ थोड़े बहुत इमरजेंसी, जैसे आप, मैंने बताया आपको रिसर्च एजुकेशन हो रही है, तो कुछ हाउसेज चीजें तो वहां पर भी डेवलप की जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कितने। तो टोटल इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर इस साल ये क्वेश्चन क्यों आएगा, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कि क्यों इस साल बायोस्फीयर रिजर्व के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में। 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करूंगा, बट उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में आपको याद रखना है 13 ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आते हैं। मतलब आउट ऑफ 18 यानी कि 13 ऐसे हैं जो यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको आप मैप प्रोग्राम कहते हैं, उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अर्लियर ये 12 हुआ करते थे, आउट ऑफ 18 12 आते थे, बट अभी रिसेंटली 2025 में याद रखिएगा एक और ऐड हो गया है मैप के प्रोग्राम में यूनेस्को के, तो अब टोटल 13 हो गए हैं। दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। ओके, अब आप सोचोगे यूनेस्को का ये मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है क्या।
तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये प्रोग्राम जो है इसको इनिशिएट किया था यूनेस्को ने 1971 में, इस मैप प्रोग्राम को, दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को। ओके, ये मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी सरकारें जो है मिलके इस पर वर्क कर रही हैं। साइंटिफिक इनिशिएटिव है, मतलब यहाँ पर रिसर्च वगैरह की जाती है। इट्स अ प्रोग्राम इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक इनिशिएटिव। ओके, यार कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स इस पर रोल प्ले करती हैं, अलग अलग सरकारें जो हैं वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसका प्राइमरी गोल क्या है? इस मैप प्रोग्राम का गोल ये है कि एक साइंटिफिक फाउंडेशन स्टैब्लिश करना जहां पर लोग और एनवायरमेंट एक साथ रह सकते हो, मतलब एक रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरमेंट जो है वो एनहांस हो सके, ठीक है। मतलब लोग भी रह सके, एनवायरमेंट भी आपका कंजर्व हो सके। तो ऐसे एरियाज में जहां ये दोनों चीजें की जा रही हैं उसको कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो याद रखिए मैप प्रोग्राम का ये एक प्राइमरी गोल है। ओके, अब यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में टोटल इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 13 ही जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में आते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में होंगे तो आपको फंड्स वगैरह, रिसर्च वगैरह में हेल्प होती है, ठीक है। चलिए, अब आप सोचेंगे वो 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में हैं वो कौन से हैं, और इन 18 में से 13 ऐसे कौन से हैं जो मैप के प्रोग्राम में आते हैं। तो पहले मैं आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स बता देता हूं। सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये बहुत फेमस है, 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। 3 स्टेट में ये बायोस्फीयर रिजर्व लाई करता है, एक है तमिलनाडु, एक है केरल और एक है कर्नाटका। 1986 में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत फेमस है लॉयन टेल मकाको के लिए। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है लॉयन टेल मकाको। ओके, ये जो है नीलगिरी हिल्स में आप जाएंगे, है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो 1988 में स्टैब्लिश हुआ, जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार फेमस है, याद रखिएगा। पहले तो स्टैब्लिश कब हुआ? 1989 में, जो कि तमिलनाडु में है। ओके, और ये फेमस है डुगोंग के लिए। ये डुगोंग क्या है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हर्बीवोर एनिमल है, पानी में रहता है, याद रखिए डुगोंग। और अभी तमिलनाडु ने डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है, याद रखिए इसको पार्क बे में, ठीक है, जो पार्क बे है वहां पर स्टैब्लिश किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट, और इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु ने स्टैब्लिश किया है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नौक्रिक बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा 1988 में स्टैब्लिश होता है, और जो कि मेघालय में सिचुएटेड है। ओके, और ये फेमस है रेड पांडा के लिए। कौन से एनिमल के लिए फेमस है? रेड पांडा। यहां पर आप रेड पांडा की इमेज देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, दैट इज फिफ्थ सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है मनस बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, असम में सिचुएटेड है। ओके, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि उड़ीसा में है, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दिहांग दिबांग, 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में स्टैब्लिश होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा एमपी में है। ओके, नेक्स्ट है अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2005 में स्टैब्लिश होता है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की ही बॉर्डर में लगता है, दैट इज अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ये 10 हो गए। आगे बढ़ते हैं, 11th बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ओके, 2008 में स्टैब्लिश हुआ, गुजरात में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, ये फेमस है इंडियन वाइल्ड एस के लिए। मैं आपको दिखा देता हूं, गधे दिखा देता हूं, ये है इंडियन वाइल्ड एस, इसके लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट देख के हम जनरली जम्मू एंड कश्मीर सोचते हैं, बट आपको याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में है, 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि सिक्किम में है। ओके, नेक्स्ट है अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि 2 स्टेट्स की बॉर्डर में लगता है, केरल एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं 15th बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर ये है। यहां पर ये फेमस है अपने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, बहुत फेमस है। मैं आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल दिखा देता हूं जिसके लिए ये फेमस है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज दिब्रू साइखोवा, 1997 में स्टैब्लिश हुआ था, और असम में ये सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है शेषाचलम हिल्स, याद रखिए शेषाचलम हिल्स जो है ये 2010 में ये बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, और 18th जो हमारा लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व,
2011 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए? 18 हो गए, ठीक है। अब 18 में से वो 13 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वर्ल्ड नेटवर्क के जो मैप प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंदर आते हैं। तो वो 13 के नाम आप जरूर याद रखिएगा, है ना। ये मैप के अंदर कब आए उनका ईयर भी यहां मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 3 स्टेट में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका 2000 में मैप प्रोग्राम के अंदर आए। देन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके, ईयर्स आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ गो थ्रू करने के लिए बताया। नेक्स्ट है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 18 में से मैं 13 आपको बताऊंगा जो कि मैप के प्रोग्राम में है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ओडिशा में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में है। अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि केरल और तमिलनाडु में लाई करता है। ओके, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में लाई करता है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिए मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो लेटेस्ट अगर देखा है तो पन्ना था बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2020 में ऐड हुआ था, ठीक है, एज अ इन मैप प्रोग्राम। बट अभी न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि 2025 या आपके स्टार्टिंग अक्टूबर और एंड ऑफ सितंबर के टाइम पर न्यूज आई कि जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको भी मैप के प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया है। जो लेटेस्ट ऐड हुआ है वो है कोल्ड डेजर्ट। जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैप प्रोग्राम के अंदर है वो है 13 हो गए हैं। तो 13 के नाम आपको याद रखते हैं। मैंने टोटल 18 भी आपको बताए और वो 13 भी बताए जो इस प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो आपका आंसर होगा दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। ओके, अगर आपसे कोई पूछे स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा दिब्रू सायखोवा, जो कि असम में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कोई पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा था, तो करेक्ट आंसर होगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। ये 3 फैक्ट्स आपको मैंने बताए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखिए मैंने आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व बताए। आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश में मैंने आपको 3 बायोस्फीयर रिजर्व बताए, जो कि इंडिया में किसी स्टेट में सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है मध्य प्रदेश। 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1989 में स्टैब्लिश हुआ। एक था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2011 में स्टैब्लिश हुआ। और एक था चाणकमल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो 2005 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे ज्यादा किसी स्टेट में बायोस्फीयर रिजर्व है तो वो है मध्य प्रदेश। इसलिए इतनी ज्यादा ग्रीनरी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मध्य प्रदेश में सीएम का नाम क्या है? हु इज द सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट आपके में डाउट होगा कि सर ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बनता कैसे है, ठीक है। अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, तो हु डिसाइड्स कि बायोस्फीयर रिजर्व होगा? तो वो मैं आपको बताता हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करती है, वो नोटिफाई करती है कि कौन सा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व डिसाइडेड होगा। मतलब नोटिफाई कौन कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और अथॉरिटी कौन होती है? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इतनी बड़ी है, कौन देखेगा? तो जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। इसके अथॉरिटी है जो एक तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इशू करती है। ओके, अब नोटिफिकेशन ये तब इशू करेगी जब इसको प्रपोजल आएगा, कहां से? स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रपोजल भेजती है कि हमको इस पर्टिकुलर एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कराना है। देन इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है वो इसको रिव्यू करती है और उसको लगता है कि हाँ इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना चाहिए, तो वो ऑफिशियल इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर देती है। ओके, तो ऑफिशियल अगर देखा है मेन अथॉरिटी तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ही दिख रही है, क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो मेन अथॉरिटी तो यही है जो फाइनल अप्रूवल देगी। ओके, बट अगर किसी को मैप के अंदर आना है, ये तो चलो 18 बायोस्फीयर रिजर्व का आपने तरीका बता दिया जो हमारी गवर्नमेंट खुद कर सकती है। और आपको यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम में आना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आना है, यूनेस्को के अंदर आना है, तो देखिए यूनेस्को आपको पता होगा मैप का जो प्रोग्राम है दैट इज मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको रन करती है। ओके, कंट्रीज नॉमिनेट करती हैं कि हमारे इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में ऐड किया जाए। ओके, फिर इसका नॉमिनेशन जो है उसको रिव्यू किया जाता है बाय इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी। उसको रिव्यू करती है, उसको लगता है कि इसको ऐड करना चाहिए तो उसको ऐड भी करते हैं और अप्रूव हो जाता है तो साइट को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखिएगा, उसमें ऐड कर दिया जाता है। मतलब मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टेट मैंने आपको इंडिया का भी बता दिया और इंटरनेशनल लेवल का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थे 18 बायोस्फीयर रिजर्व जिनमें से 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा जाएगा। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे क्यों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 30th बायोस्फीयर रिजर्व जो है 5 सालों बाद, आप देखिए लास्ट टाइम 2020 में मैप के प्रोग्राम में ऐड हुआ था, 5 सालों बाद ऐड हुआ है। तो इस बार एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिक जीके की क्लासेस चाहते हो या नोट्स चाहते हो तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ नोट्स के सैंपल भी दिए हुए हैं। किस तरह पॉइंट फ्रेम में एग्जाम पर्सपेक्टिव रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करूंगा। उसके कैसे मिल सकती है और कितने टॉपिक्स इन्वॉल्व होंगे, आप उसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। व्हाट्सएप पे हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। ओके, और अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऐप को डाउनलोड करके भी याद रखिएगा स्टैटिक जीके को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको जितने भी जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, उन सब की याद रखिए सब्जेक्ट वाइज आपको मैं एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये देखिए, और हर एमसीक्यूज, जैसे अगर आप करंट अफेयर्स लेते हैं तो आपको मैं करीबन 1000 एमसीक्यूज दूंगा, ज्योग्राफी लेते हैं 1000 एमसीक्यू, हिस्ट्री लेते हैं 1000 एमसीक्यू, ऐसे करके 1000 आपको हर टॉपिक के प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए सेम या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप मेरे एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको वहां पर ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। कुछ बिना सोचे तुरंत जाकर इसको आप बाय करिए। अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है 1,040,000 का, 40% आपको ऑफ भी मिल रहा है। यहां पर आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगी, यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको 1000 एमसीक्यूज जो हैं हर जीएस के सब्जेक्ट्स के, सब कुछ एक साथ आपको इस कॉम्बो ऑफर में अवेलेबल हो रहा है। तो लेट मत करिए, आपके एग्जाम्स भी हैं तो एक बार जरूर बाय करिए। और जिसको याद रखिएगा ये कोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी ओनली पीडीएफ बाय कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर लेक्चर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। हमारा नया कोर्स जो है कंप्यूटर्स की क्लासेस, याद रखिए कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमने स्टार्ट की हुई हैं, तो आप उसको भी देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।